Hello and welcome to yet another intriguing topic from class 10th. सेकेंड चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सोचते हैं। इमेजिन करिए आपके पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन में सोप वाटर है और एक सोल्यूशन में नींबू का रस है। ठीक है, एक सोल्यूशन में सोप वाटर है और एक सोल्यूशन में आपका लेमन जूस है, नींबू का रस है। फाइन, अगर मैं बोलूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बताओ क्या बताओगे आप? पहले बोलोगे मैम कलर का डिफरेंस है, थोड़ा दिखने में अलग लग रहा है ना। फिर अगर मैं बोलूंगी चलिए इसको टेस्ट करके बताइए, जो कि बिल्कुल करना नहीं है, तो लेमन जूस जो है वो खट्टा लगेगा और सोप वाटर जो है वो थोड़ा कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा। बस यही डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस तो आप बता नहीं पाओगे। इतना ही बता पाएंगे कि देखने में कैसा लग रहा है, कलर या उसका अपीयरेंस कैसा है और उसका टेस्ट कैसा है। बट क्या सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इन दोनों सॉल्यूशंस में, मेरे सोप वाटर और मेरे लेमन जूस में? क्या कुछ और भी है या कोई और साइंसेस भी है जिसके अंदर हम ये जान सकते हैं कि क्यों मेरा लेमन जूस खट्टा था और मेरा सोप वाटर बिटर कसेला कड़वा था? ठीक है, उन सब चीजों को जानने के लिए हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 10th, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने जब देखा कि हमारे पास एसिड बेस और सॉल्ट है, तो हम लोगों ने ये जाना कि हमारे पास दो तरह की चीज है। हमारे पास एक एसिड है और एक बेस है। तो जब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक हमारे पास एसिड है, एक हमारे पास बेस है, आपको क्या लगता है लेमन जूस एसिड था या सोप वाटर एसिड था? वेरी गुड, लेमन जूस एसिड है। क्यों? क्योंकि जब हम कभी भी टेस्ट करते हैं किसी एसिड को, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एन एसिड इज टेस्टेड इट इज सार। तो सोप वाटर और लेमन जूस में कौन सा खट्टा था? दैट इज माय लेमन जूस या लाइम जूस। सो इट इज ऑलवेज सार इन टेस्ट बिकॉज वो ग्रीक वर्ड एसिडिस से निकला है, जिसका मतलब होता है खट्टा। क्लियर? और ये जो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट बेस हमने बताया वो क्या था? बिटर। ठीक है, ब से बेस, ब से बिटर, तो बेस हमारा बिटर होता है। ओके, अब दूसरी चीज जो है वो अब हम लोग सिर्फ देख के तो नहीं बता सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एसिड कलरलेस होता है, कोई बेस भी कलरलेस होता है, तो दोनों ही कलरलेस हुए तो कैसे बताएंगे? तो हम क्या करते हैं, एक तरह का टेस्ट होता है ये बताने के लिए कि एसिड कौन सा है भाई, बेस कौन सा है। वो टेस्ट कौन सा है? लिटमस चेंज। लिटमस पेपर का जो टेस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारे एसिड और बेस के लिए। याद रखना हमेशा आप लोग, लिटमस पेपर जो है वो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाता है अगर हम एसिड की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उसको डालते हैं एसिड के अंदर, तो वो कैसा बन जाएगा? रेड। वेयर एज अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं और उसको डालते हैं बेस के अंदर, तो वो कैसा बन जाएगा? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखिए, कुछ नोट डाउन करिए। हमारे यहाँ पे तीन चार एसिड्स हैं जो कि कॉमन है। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl। ओके, देन वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, देन वी हैव नाइट्रिक एसिड एंड वी हैव एसिटिक एसिड। ओके, और कॉमन बेसिस के नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एंड देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम लोग किसी भी बेस की बात करेंगे तो ज्यादातर वो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड से एंड हो रहा है, राइट? अब ये क्यों एंड हो रहा है ये हम जानेंगे हमारे फर्दर स्लाइड्स में, जब हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ओके, अभी आप ये सिर्फ टैबुलर फॉर्म में नोट करिए, नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ माय बेस एंड एसिड एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि हमारा ये बता रहा है कि एसिड और बेस का इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर मतलब अगर हमारे पास एसिड रखा है और बेस रखा है तो हम कैसे जानेंगे कि वो एसिड और बेस कौन कौन सा सोल्यूशन क्या है? तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। हमारे पास कुछ तो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि नेचुरली फॉर्म्ड है, जैसे कि लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स,
and colored petals of flowers like hydrangea and petunia and geranium. फाइन, ये सारे फ्लावर्स हैं और वो सारे हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिसको हम लोग अगर एसिड या बेस में डालेंगे तो वो डिफरेंट कलर चेंज करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और इन सब का कलर चेंज पर्टिकुलर होता है। तो अगर हम एसिड में कुछ चीज डालेंगे, जैसे हमने लिटमस लिया, फाइन, तो अगर हमने लिटमस लिया वो मेरा नेचुरल सोर्स है, अगर हमने लिटमस को एसिड में डाला तो नो चेंज होगा रेड लिटमस को, ठीक है, तो बेस में डाला तो वो ब्लू हो जाएगा। अगर हमने ब्लू लिटमस लिया उसको एसिड में डाला तो रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में वो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो वैसे ही हमारे पास on the other hand we have synthetic indicators, fine, so synthetic indicators क्या होते हैं, जैसे कि होते हैं हमारे मिथाइल ऑरेंज, ओके, फिनोफ्थिलिन, ठीक है, ये सारे सिंथेटिक होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते। ये भी जब हम एसिड और बेस में डालते हैं तब क्या होता है, डिफरेंट कलर्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने जैसे फिनोफ्थिलिन को डाला तो एसिड में तो वो कलरलेस होता है, बेस में वो पिंक देता है, ठीक है। अगर मिथाइल ऑरेंज डाला तो एसिड में तो वो रेड होता है लेकिन बेस में वो येलो कलर का देता है। तो अगर हमारे पास कोई अननोन सोल्यूशन है उसमें मैंने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया और अगर वो येलो कलर का हुआ तो कौन सा सोल्यूशन है वो, बेसिक सोल्यूशन। क्लियर? वेरी गुड। ये नोट डाउन करिए, ठीक है, किस में क्या होता है और हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स कितने कितने हैं और कौन कौन से हैं, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, हमारे कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। नेचुरली अकरिंग मतलब जो नेचर हमें एसिड देता है। अभी जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं ना, ये एसिड्स एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और कुछ एसिड्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक। दोनों में अंतर सिर्फ इतने का है कि अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड लेती हूँ तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है। अगर मैं उस एसिड को किसी अर्थ में कहीं पे गाड़ दूं तो वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, मुझे वो बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इनऑर्गेनिक एसिड को लेती हूँ ऑन द अदर हैंड, दिस इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ओके। तो अभी जो हम लोग ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड देख रहे हैं, ये हमारे नेचर में पाया जाता है, ओके। जैसे कि विनेगर है, ठीक है ना, विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड है। ऑरेंज में कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है। लेमन में कौन सा एसिड है, सिट्रिक, दोनों सेम ही कैटेगरी के फ्रूट है। टैमरिंड में खट्टा होता है ना, टार्टरिक एसिड है। टमाटर ऑक्सैलिक एसिड है। कर्ड जो कि खट्टा हो जाता है, दही जैसे कहते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड है। और एंट और नेटल स्टिंग में जो जैसे नेटल स्टिंग होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, एंट होता है, वो बाइट करते हैं तो आपको दर्द होता है ना, उसमें कौन सा एसिड है, जलन मचती है, उसमें होता है मिथेनोइक एसिड, फाइन, मिथेनोइक एसिड। तो एसिड जब कभी स्किन पे गिरता है ना तो जलन भी बहुत मचती है, इसीलिए एंट स्टिंग या नेटल स्टिंग में जब वो काटते हैं तो बहुत जलन मचती है, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दो कि जितने भी मैंने एसिड्स बोले नेचुरली अकरिंग, ये सारे के सारे खट्टे हैं। हमने पहले भी यही जाना था कि हमारे एसिड्स कैसे होते हैं, एसिडियस नेचर के, दैट इज ग्रीक वर्ड एसिड मतलब खट्टा, सार। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अब हम जानेंगे कि एसिड और बेस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। एसिड और बेस को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा आयोनाइजेबल एंड नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड क्या होते हैं। क्या होता है आयोनाइजेबल कंपाउंड, पहले रीड कर लेते हैं फिर आपको समझाऊंगी। एन आयोनाइजेबल कंपाउंड व्हेन इन वाटर और मोल्टन फॉर्म ब्रेक्स डाउन इनटू आयंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। एग्जाम्पल है मेरे ये, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन आयोनाइजेबल कैसे होते हैं, डज नॉट सेपरेट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट। एग्जाम्पल ऑफ दोज कंपाउंड्स आर ग्लूकोज और एसीटोन, ठीक है। अब देखते हैं इस आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल का क्या है, ओके। अगर मैंने NaCl लिया तो ये NaCl जो होता है सोडियम और क्लोरीन का एक बॉन्ड बना हुआ होता है, क्लियर। अब इसको अगर मैंने पानी के अंदर घोला, ठीक है, या इसको मोल्टन कराया तो क्या होता है,
Na और Cl जो होता है वो सेपरेट होने लग जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है। जब भी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, इन दोनों को हम बोलते हैं आयंस। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो हमारे जब भी आयोनाइजेबल कंपाउंड होते हैं, वो अपने अपने रिलेटिव आयंस में बदल जाते हैं जब वो ब्रेक होते हैं, और उनको हम बोलते हैं आयोनाइजेबल कंपाउंड। वेयर एज जो हमारे नॉन आयोनाइजेबल कंपोनेंट है, नॉन आयोनाइजेबल कंपोनेंट मतलब जो कि हमारा है ग्लूकोज एंड एसीटोन। इनको जब आप पानी में डालोगे तो ये अपने आयन फॉर्म में चेंज नहीं होते। बात यहाँ तक समझ में आ गई? पर हमने ये जाना क्यों? हमने ये इसलिए जाना क्योंकि एसिड को जब भी हम एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स हाइड्रोजन and can donate a proton, that is a hydrogen atom only, to another substance. ठीक है? On the other hand, base is a something or ion which is capable of accepting hydrogen from the acid. Typically, acid substances are recognized by their sour taste. This is all the information which is given for the acid. क्या है acid क्यों? अब हमने आयोनाइजेबल क्यों जाना पता है बेटा? बिकॉज हमारे पास HCl, अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर हम इसको पानी में डालते हैं, ठीक है, तो ये HCl टूटेगा और आपको क्या देगा? Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव। देखो, इट डोनेट्स अ प्रोटॉन बोल रहा है। व्हाट इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन? एंड हाइड्रोजन आयन। तो जो भी हमारा एसिड होता है वो वाटर में हाइड्रोलाइज होता है, यानी कि ब्रेक होता है, और आपको क्या रिलीज करवाता है? एच आयन। तो एसिड एच आयन देता है, डोनेट करता है, रिलीज कराता है। क्लियर हो गई? सारे खट्टे होते हैं। ऑन द अदर हैंड बेस क्या होता है? के पास H नहीं होता, वो बेस जो है वो H आयन रिलीज नहीं कराता। वो क्या रिलीज कराता है हम अभी देखेंगे, पर वो H आयन ले सकता है। यहाँ पे स्टेटमेंट में यही लिखा है, एक्सेप्टिंग और एंड हाइड्रोजन आयन। so let's move on now. what is this? what is an acid में अगेन अरेनियस थ्योरी आती है। अब अरेनियस थ्योरी हमें बताता है कि क्या है एसिड और क्या है बेस। ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद ब्रेक होता है एंड इट इज गिविंग यू एच आयन। इट इज एच आयन गिवर, डोनर। अरेनियस बेस वो सब्सटेंस होता है जब पानी में डिसॉल्व होता है, इट ब्रेक्स यानी डिसोसिएट्स इनटू OH आयन। क्लियर? यहाँ तो मैंने देख लिया था HCl, पानी में डालो, वाटर डालो इस पे, तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हम देखते हैं NaOH। NaOH एक बेस है, ठीक है, इसको भी डालो वाटर में, तो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव OH। क्लियर? समझ में आ गया कि ये OH आयन देता है और हमारा एसिड क्या देता है? H आयन। तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे एसिड्स जो होते हैं वो H आयन डोनर होते हैं और जो बेसेस होते हैं वो OH आयन। H को प्रोटॉन कहते हैं, H आयंस को, और OH आयन को हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। Is this clear, all of you? Now write down this with the example of acid, which is HCl, that is hydrochloric acid, H2SO4, that is sulfuric acid, HNO3, that is nitric acid, and the bases which are sodium hydroxide, NaOH, potassium hydroxide, KOH, calcium hydroxide, CaOH whole twice. Note down this, then we'll move on to the further slide. All right, so I hope you've written down the text. Now we'll move on to the next part, that is Bronsted-Lowry theory. So now we have now understood in the previous slide what's an acid and what's a base. Fine. Now according to our theory, what is an acid?
An acid is something which is actually giving you H ion, and a base is something which is giving you OH and accepting H. Now, what other things we need to understand according to Bronsted-Lowry theory is, a Bronsted acid is an H ion donor. Fine. So we know this, that whenever we are talking about acid, they are H ion donor. Now, a Bronsted base is an H ion acceptor. So we have to look upon this point, because if an acid is a donor, that means something which is reacting with acid should have the ability to accept that H ion which is being donated, या जो acid ने हमको दे दिया. Fine. तो जो उस H ion को मतलब accept करता है, that is a base. So according to Bronsted base, the one who is accepting the H ion are called the base, and they are H ion acceptors. Example देख लेते हैं हमारे पास. जब हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें HCl एक एसिड है, वो NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है. NH3 is ammonia. So when it is reacting, so H and Cl will break and it will release H. वही हुआ, तो H रिलीज हुआ, तो मेरे पास यहाँ पे एक फ्री H आया. ओके, अब ये H जो है इसने तो डोनेट कर दिया बिकॉज ये एसिड है. कौन एक्सेप्ट करेगा? ये. तो ये जो एक्सेप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ये बन जाएगा मेरा बेस. बन जाएगा ना? बिल्कुल. तो कैसे चलेगा रिएक्शन? NH3 का NH4 हो जाएगा और Cl जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर घुल के रह जाएगा. So this is the reaction. Now look, what is this saying? HCl is considered to be as Bronsted acid, fine, and Cl is its conjugate base. ठीक है. अब ये HCl अगर एक एसिड है तो Cl जो है ना इसमें वो इसका कंजुगेट बेस है. क्यों? क्योंकि जब HCl एसिड था तो H को पकड़ के Cl ने रखा था, राइट, एक्सेप्ट करके रखा था. अब NH3 जो है ये ब्रॉन्स्टेड बेस है. क्यों? क्योंकि NH4 जो है इज अ कंजुगेट एसिड. NH4 क्या हो जाएगा? कंजुगेट एसिड. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब ये NH4 हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, it will always have a tendency to lose one H and become NH3 again. है कि नहीं? है कि नहीं? Yes. तो जब ये H ion देने के लायक बन जाता है after receiving one H from here, this behaves as a conjugate acid. Clear? Okay. Now potential physical test for identifying an acid or base क्या क्या होते हैं? ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे कोई चीज मेरा एसिड है या मेरा बेस है? सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो है टेस्ट का. मैंने पहले भी बताया था that acids are typically sour in taste, fine, and bases are bitter in taste. Correct? तो जो भी हमारे लाइफ में या आसपास कोई चीजें खट्टी आपको दिखती है या टेस्ट में खट्टा आता है, दैट इज माय एसिड. वेरी गुड. एंड जो भी बिटर या कसेला टाइप का चीज होता है, दैट इज माय बेस. वेरी गुड. नाउ हाउएवर, only relying on the taste to identify acid or base is actually not very recommendable, या वो बहुत reliable नहीं है. ठीक है, due to the risk of contamination or corrosiveness. HCl लो, मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? Your mouth will burn out. So would you take an acid inside your mouth and just judge कि ये क्या है? That's a silly thing. हमें नहीं करना है वो. तो अगर हमें टेस्ट से नहीं पता करना है तो और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं? ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. लेट्स रीड व्हाट इज रिटन हियर. फॉर इंस्टेंस, सब्सटेंसेस लाइक कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर एग्जिबिट सार टेस्ट. क्यों? क्योंकि ये सारे एसिड है. ओके. ऑन द अदर हैंड, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, डिस्पाइट हैविंग समवॉट सार टेस्ट, सर्व्स एज अ एग्जांपल ऑफ बेस. तो कभी कभी क्या होता है, बेकिंग सोडा को भी अगर आप मुंह में लोगे ना तो वो पहले, बाद की बात है, बाद में आपको थोड़ा कसेला टाइप का फील होता है, लेकिन जब आप पहले बेकिंग सोडा को थोड़ा जीभ पे रखोगे, डोंट ट्राई इट ऑल दो, बट अगर आप रखते हो तो वो थोड़ा सार टेस्ट आता है. तो क्या हम उसको
एसिड बोलेंगे? नहीं। तो हम कंप्लीटली एसिड के ऊपर टेस्ट के ऊपर रिलाई इसलिए नहीं कर सकते। एक तो वो आपका मुंह जला देगा, करोसिव हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी ये हो सकता है कि मिक्स एंड मैच टेस्ट आपको दिख जाए, मतलब बेस भी कभी हल्का खट्टा आपको दिख सकता है एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट, एंड देन ऑफ कोर्स इट विल बी बिटर एंड कसेला ओनली, बट we cannot judge and rely completely on the taste. Clear? All right. So it is essential for proper testing method rather than relying alone on the taste thing. अब वो क्या क्या होते हैं, let's read. So जो effective indicators होते हैं for base and acid, वो क्या क्या होते हैं, let's learn these. तो indicators का मतलब क्या होता है? Indicators actually वो केमिकल सब्सटेंस है जो आपको इंडिकेट करता है वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस। समझ में आया? तो इंडिकेटर क्या होता है, खुद एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, वो जाके किसी दोनों में एसिड या बेस में आ जाए तो वो इंडिकेट कर सकता है कि अच्छा ये एसिड है, ये बेस है। समझ में आ गया? ओके, सो इट्स एन आइडेंटिफायर, आप बता सकते हैं। तो इंडिकेटर क्या है, एक आइडेंटिफायर है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि अच्छा ये तो एसिड है, ये वाला बेस है। क्लियर? कैसे? विल सी हियर। so what is indicator? It's a chemical substance that exhibits change in its physical property, particularly in color, very important, and odor upon contact with acid or base. ठीक है, समझ गए क्या होता है? सो इंडिकेटर जो है वो एक आइडेंटिफाई वाला पर्सन है, सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। एसिड भी केमिकल सब्सटेंस है, बेस भी केमिकल सब्सटेंस है, इंडिकेटर भी एक केमिकल सब्सटेंस। ये थर्ड सब्सटेंस, थर्ड पार्टी है। ये जाएगा एसिड के पास, जैसे ही उसके अंदर जाएगा अपना कलर चेंज कर देगा, अपना खुशबू ऑर्डर चेंज कर देगा। ठीक है, और अगर ये बेस के पास गया तो अपना दूसरा कलर चेंज करेगा, दूसरा खुशबू चेंज करेगा, और जैसे ही ये चेंज करेगा ये फिजिकल प्रॉपर्टी, हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये एसिड है और ये बेस है। समझ में आ गया? So depending upon the changes of the physical properties by the indicator, especially colors and odor, we say that it is an acid or a base. Common indicators क्या क्या होते हैं हमारे? Common indicators जो है वो है हमारे लिटमस। पहला लिटमस जो है वो हमारा सबसे कॉमन इंडिकेटर है। क्या होता है? न्यूट्रल, जो ना एसिडिक सोल्यूशन है ना बेसिक सोल्यूशन है, न्यूट्रल, जैसे अपना वाटर है। ठीक है, उसमें वो कैसा कलर दिखाता है? पर्पल। और अगर मेरा एसिडिक सोल्यूशन है तो जो लिटमस सोल्यूशन है वो कैसा बन जाएगा? एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस कैसा बन जाता है? रेड। और बेस सोल्यूशन में लिटमस कैसा बन जाता है? ब्लू। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, और ये मैंने डाला इसमें लिटमस सोल्यूशन। क्लियर? क्लियर? ओके, नाउ लिटमस इज प्रोवाइडेड ऑन पेपर स्ट्रिप ऑल्सो। अभी हर टाइम हम सॉल्यूशंस की बात नहीं करेंगे कि क्या पता उस सोल्यूशन को कैरी करना, ये करना, रखना किलो, तो हम लोग लिटमस को ना स्ट्रिप्स में, पेपर स्ट्रिप्स में बना चुके हैं। तो वो पेपर स्ट्रिप्स ना दो तरह के हैं हमारे पास, रेड लिटमस है और ब्लू लिटमस है। तो हमने एक्चुअली क्या किया, हमने लिटमस सोल्यूशन लिया टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली, और उनको पेपर स्ट्रिप्स में बना करके रख दिया। एक पेपर स्ट्रिप मैंने ब्लू बनाया और एक पेपर स्ट्रिप मैंने रेड बनाया। क्लियर? क्यों बनाया बताओ? क्योंकि एसिड में रेड देता है, बेस में ब्लू देता है। ठीक है ना? तो अब हमने देखा कि ये जो एसिड में हमने डाला ब्लू, ठीक है, एसिड में जब मैंने ब्लू डाला तो वो रेड में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एसिड में तो हमेशा लिटमस रेड ही दिखाएगा, तो कौन सा डालना पड़ेगा मुझे? ब्लू डालना पड़ेगा, क्योंकि रेड रेड दिखाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एसिड सोल्यूशन में, अगर ये एसिड सोल्यूशन है, एसिड सोल्यूशन में अगर मैंने ब्लू लिटमस डाला तो वो चेंज हो जाएगा इनटू रेड। क्लियर? और बेस सोल्यूशन में मैं रेड डालूंगी क्योंकि बेस सोल्यूशन में तो ब्लू चेंज होता है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। जब मेरा ये जो सोल्यूशन है ये बेस। इज दिस क्लियर? So in acid
the blue litmus paper transferred to red one, and in base the red litmus paper changes to blue one. Clear? Okay, let's move on to the next indicator. Now the next indicator which we have is your methyl orange. All right, now what is methyl orange? Nothing, it's a chemical substance which is orange in color. तो न्यूट्रल सोल्यूशन में जब कोई सोल्यूशन एसिडिक या न्यूट्रल ना हो तो उसका नेचुरल कलर क्या है? ऑरेंज. पर जैसे ही हमने उसको एसिडिक सोल्यूशन में डाला, वो केमिकल हमने एसिडिक सोल्यूशन में डाला, तो कैसा वाला कलर आ गया आपका? रेड. ओके, और जैसे ही हमने उसको बेसिक सोल्यूशन में डाला तो कैसा कलर आया उसका? येलो. फाइन. अदरवाइज अगर एसिड और बेस दोनों ही नहीं हुआ तो कैसा सोल्यूशन का कलर रहेगा हमारा? ऑरेंज. एज द नेम सजेस्ट, मिथाइल ऑरेंज. हमारे पास तीसरा जो इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थिलीन. फेनोल्फथलीन नहीं बोलेंगे, फिनोफ्थिलीन बोलेंगे. ओके, तो फिनोफ्थिलीन का नेचुरल कलर कुछ नहीं होता, वो कलरलेस होता है. जैसे पानी अपना कलरलेस होता है ना, वैसे ही कलरलेस होता है. पर अगर हमने उसको एसिडिक सोल्यूशन में डाला तो वो कलरलेस ही रहेगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन में डाला तो वो पिंक कलर का दिखाएगा. फाइन. फिनोफ्थिलीन पिंक कलर का होता है अगर हमने उसको बेसिक सोल्यूशन में डाला. तो अगर हमने फिनोफ्थिलीन के ड्रॉप मैंने अपने HCl के कंटेनर में डाला और वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो मैं सीधा समझ जाऊंगी वो ये तो एसिड रखा हुआ है इसके अंदर. फाइन. और वहीं अगर कोई सोप सोल्यूशन में डाला तो वो कैसा बन जाएगा? पिंक कलर का. क्लियर? ऑलराइट. ऑलराइट, नाउ अब हम देखते हैं कि अगर हमारे जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं उनको अगर हमने डिफरेंट तरीके से केमिकली हमने रिएक्ट करवाया, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम. फाइन. सो द टॉपिक इज chemical properties of acid and base. So first we'll look for the acid and then we'll go to the bases. तो सबसे पहले अगर आपको मैंने एक एसिड दिया और उसको मैंने बोला कि चलिए आप इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाइए. सो व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन वी विल सी? द रिएक्शन ऑफ माय एसिड विथ मेटल्स. तो अगर मेरे पास कोई एसिड है और उसको अगर मैंने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो सबसे पहली जो चीज है जो दिमाग में आनी चाहिए कि एक हाइड्रोजन गैस जो होता है वो रिलीज होता है. अगर आपके पास कोई मेटल है, आपने उसके ऊपर एसिड डाला है, तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि एक गैस निकल रही है, एंड दैट गैस इज हाइड्रोजन बिकॉज माय एसिड इज अ H donor. Fine. So what will happen? You have Zn, you are reacting it with HCl, a strong acid. So what will happen? The HCl, H and Cl will dissociate, Z will come and sit with Cl, making ZnCl2, and this hydrogen gas will be evolved out in the reaction. समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम आयरन के साथ सेम करते हैं या फिर अगर हम मैग्नीशियम के साथ सेम करते हैं, तो हमने आयरन लिया, उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया. H2SO4 में H और SO4 अलग होंगे. H जो है अगेन निकल जाएगा एज गैस एंड बन जाएगा मेरा FeSO4. क्लियर? देन हमारे पास मैंगनीज हो या फिर मैग्नीशियम हो तो HNO3 मेरा एक एसिड है, उसको मैंने अगर रिएक्ट करवाया मैंगनीज के साथ या मैग्नीशियम के साथ तो MnO3 का होल ट्वाइस बनेगा और ये जो H है वो यहाँ से निकल के गैस की तरह इवॉल्व आउट हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो do you know why we use very dilute solution of nitric acid in the last reaction? तो ये जो नाइट्रिक एसिड है लास्ट रिएक्शन में, इसमें हमने बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन किया. व्हाई? दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर. ठीक है, तो हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइज करके, बिकॉज इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है एंड इट कैन फॉर्म वाटर. ओके, so we are taking very dilute HNO3. So from the above reaction we conclude that metal combines with acid to form salts. तो ये जो चीज़ है ना आपकी, जो ये ZnCl2 FeSO4 Mn NO3 होल ट्वाइस जो भी बना है, these are all salt. तो जब भी हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, so what are we getting? We are getting सबसे पहला चीज that is हाइड्रोजन गैस जो कि निकलेगा
एंड द अदर थिंग इज सॉल्ट, आपको सॉल्ट मिलता है. फाइन. So we are getting hydrogen and salt. Okay. Now, if you compare the rate of evolution of hydrogen gas in the above reaction, you will observe that some metal reacts vigorously at room temperature, while the other metals reacts slowly. तो क्या होता है, अगर जैसा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो कभी कभी हम देखते हैं कि एट द रूम टेम्परेचर अगर आपके पास सेम मेटल है लेकिन आपने दूसरे अलग अलग acids यूज किए हैं, तो some acid will react vigorously with the same metal at room temperature and some other acid will react normally slowly. ठीक है, डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी H आयन को डिसोसिएट. क्लियर? ओके. नाउ the next reaction of acid is with my मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होएगा. तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है. ओके, तो अगर मेरे पास ये मेटल कार्बोनेट है दैट इज CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, उसको अगर मैंने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया, अगेन ये डिसोसिएट होगा, तो Ca तो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो CaCl2 बन जाएगा मेरा सॉल्ट. सो दिस इज अ सॉल्ट. ओके, एंड व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, यू आर लेफ्ट विथ CO2. तो CO2 तो मेरा निकलेगा ही निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बहुत जरूरी है. यही रिएक्शन बताता है कि दैट इज रिएक्टिंग विद अ मेटल कार्बन. ओके, and then you are left with this hydrogen and one atom of the oxygen also, which is water. So in these cases, in these reaction, you are getting a salt, water and the gas which is carbon dioxide. Clear? अब हम वही सेम चीज अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं. हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब एक H in between the metal and the carbonate group. Okay, तो KHCO3 अगर हम रिएक्ट कराते हैं HNO3 के साथ या कोई और एसिड के साथ भी अगर करवाते, तो भी जो K है that is my positive metal will go and sit with the negative NO3 and will form KNO3 and water of course and carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलना तो एकदम जरूरी चीज है. So metal carbonate और metal hydrogen carbonate reacts with acid to liberate carbon dioxide. यहाँ प्रूव हो गया. तो अगर आप कैल्शियम, ये अगेन रिपीटेड रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट you are reacting with a hydrochloric acid, you're getting CaCl2 that is a salt, water and your CO2. अब यही अगर CaOH यानी कि जो CaOH है उसके साथ आपने CO2 को अगर रिएक्ट करवाया, सो अगेन यू आर गेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. सो ये वाला रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन बता रहा है हाउ यू आर एक्चुअली गेटिंग द calcium carbonate in this reaction, the above reaction. Okay, now let's move on to the reaction which says reaction of acid with metal oxide. मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया. तो मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं उसको अगर हमने किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट. So all the metal oxides react with dilute mineral acids, okay, from their respective metallic salts and water. They form metallic salts and they will form water as well. So क्या होता है, आपके पास metallic oxide है, sodium oxide या फिर कॉपर ऑक्साइड, उसको आपने HNO3 और HCl के साथ साइमल्टेनियसली रिएक्ट करवाया. तो जब आपने Na2O को रिएक्ट करवाया HNO3, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ NaNO3. ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ Na will go and react with NO3, तो NaNO3 मिलेगा और वाटर मिलेगा. और वही अगर आपने Cu को करवाया, CuO को, तो CuCl2 मिलेगा आपको एंड वाटर मिलेगा. क्लियर? These two are your salt.
So in all the cases we have seen that if you are reacting metal oxide, you are reacting only metal, you are reacting metal carbonate, metal hydrogen carbonate, what are you going to get? You're going to get different gases and water, plus you're going to get salt in every reaction. तो हम कभी भी हम अगर acids की reaction करवाते हैं तो we get salts. All right. Now there is an important reaction which says reaction of acid and base. ये बहुत important reaction है because this reaction we have studied in the first chapter also, which is called the neutralization reaction. जब हमारे पास कोई acid है उसको मैंने base के साथ react करवाया था, what is going to happen is जो acid का effect है वो base neutralize कर देता है, forming water. Let's see what is happening here. All the metal hydroxides, which are also known as bases, react with dilute mineral acid to form their respective salts and water only. So when water is formed, the acid का जो action है gets neutralized. So this is also called as acid base neutralization reaction. Example, आपके पास KOH है, which is potassium hydroxide. You are reacting with HCl. What is going to happen? You're going to react K and form bond with Cl. So KCl आपके पास salt बन जाएगा. This is potassium chloride, and you are left with OH and H, which is going to release as water. तो जब भी आपके पास salt होता है, sorry, acid होता है, उसको अगर आपने base के साथ react करा है, you're going to get salt, of course, but you're going to get water also, which will neutralize the effect of the acid. Clear? I hope everything is clear for the reactions of acid with different things. Okay, now we are going to see the reaction of bases with different things. So chemical properties of bases says when you are actually reacting a base, with a metal. This is my base, okay, NaOH. You are reacting NaOH with a metal, that is zinc. What is going to happen is Zn जो है वो प्लस होता है, H भी प्लस होता है और ये नेगेटिव होता है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो Zn है ये पूरा O और O के साथ रिएक्ट होगा. ओके, तो ZnO होल ट्वाइस और ये जो N है ये अटैच ही रहेगा. So what are you going to get? You are going to get Na2ZnO2. Okay, and what is going to release? Only one H from here, that as a hydrogen. Fine. So when you are reacting a metal with a base, you are getting the metal with NaO and forming Na2ZnO, and only the hydrogen will be released as a gas. Clear? Next is action of air. So when the base is exposed out in air, what is going to happen? Let's see. Some of the alkalis. What are alkalis? Alkalis are those bases which are dissolved, which are easily soluble in the water. Fine. Are highly hygroscopic in nature, that is they absorb moisture from the air and get dissolved in it. They also absorb carbon dioxide from the air to form their respected carbonates. Okay. For example, so this is my base NaOH. They are highly hygroscopic. That means वो alkali है, मतलब वो तो पानी में dissolve होता है. तो hygroscopic का मतलब होता है they will absorb water. Fine. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी absorb करेगा वो. तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड को absorb करेगा तो ये Na जो है will sit with carbonate group and will form Na2CO3, which is सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. क्लियर? तो ये मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है. देन यू हैव KOH, which is potassium hydroxide. When it will be reacting with the carbon dioxide present in the air, it is going to form the carbonate as potassium carbonate and water is going to be. Clear? Okay, let's move on. The third action of base is with the acid. We did it, few seconds or few minutes back. When you are reacting any acid with a base or any base with the acid, you're going to get a salt, and the effect of acid is neutralized by the formation of water. तो पानी बनेगा यहाँ पे, ओके, और एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है.
So they neutralize the acid to form salt and water. For example, if you have NaOH, sodium hydroxide, उसको अगर आपने HCl acid के साथ react कराया, you're going to get NaCl, which is our common salt, and water will be released effect को हटाने के लिए acid के. Then you have FeOH whole twice. This is iron hydroxide. When you are reacting it with HCl, you're going to get FeCl, iron chloride, and then you're going to get water, which is going to neutralize the effect of acid. I hope everything is clear till now. Fine. So we'll move on to the further topic. Before that, please note down all the reactions and everything properly, and then we'll move on to the next topic. All right. So I hope you've written down everything. Let's move on to the next topic. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर का वो है पीएच स्केल. क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज पीएच स्केल? डू यू पीपल नो व्हाट इज पीएच स्केल एंड व्हाई वी आर टर्मिंग दिस एज पीएच स्केल? हम इसको पी और एच ही क्यों बोलते हैं? एंड देयर इज अ पेक्यूलियर वे ऑफ राइटिंग पीएच व्हिच इज स्मॉल पी एंड कैपिटल एच. तो पीएच स्केल का मतलब होता है कि एक ऐसा स्केल जिसमें मुझे पता चले कि मेरा कोई एसिड है या मेरा कोई बेस है, ठीक है, वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है. तो अब हमारे पास किसी भी चीज को नापने का एक स्केल होता है. अगर मैं हमारे नॉर्मल रूलर स्केल की बात करूँ तो हम उसमें सेंटीमीटर नापते हैं, हम उसमें डिस्टेंस नापते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में हो, इंचेस में हो, मीटर में हो, ठीक है. तो कोई भी हम अगर डिस्टेंस को नापने का स्केल यूज कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम छोटा सा वो प्लास्टिक का रूलर यूज करते हैं. तो अगर मेरा एसिड या मेरा बेस मुझे नापना है कि कितना स्ट्रांग है, कितना कम है, कितना अच्छा है, कितना ज्यादा है, तो उसके लिए भी मुझे एक स्केल की जरूरत होती है. उस स्केल का नाम होता है पीएच स्केल. फाइन. अब जो पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल पीएच ही क्यों बोला जाता है? पीएच का मतलब होता है पी फॉर पोटेंस ऑफ एच फॉर हाइड्रोजन. ओके, एच फॉर हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन जो होता है उसका जो सिंबल है इन केमिस्ट्री वो क्या है? कैपिटल एच. इसीलिए पोटेंस को तो पी लिखते हैं स्मॉल में और एच को हमेशा हम लोग कैपिटल में लिखेंगे. सो जब भी हम पीएच लिखेंगे तो हम कैपिटल एच डालेंगे और स्मॉल पी लिखेंगे. फाइन. चलिए पढ़ते हैं लिखा क्या है. हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस इन द सॉल्यूशन आर वी डू इट with the scale that is pH scale. Clear? Okay. So acid and base on dilution with water decreases the concentration of H ion, that is H aqueous, okay, or OH aqueous ion in the acidic or basic solution respectively. Fine. If we find quantitatively the amount of H in aqueous or OH in aqueous ion present in a solution, we can judge how strong acid or base is. We can do this by the help of universal indicator, which is a mixture of several indicators. The universal indicator shows different colors at the different concentration of hydrogen ion or pH values in the solution. Okay, तो हमने पढ़ लिया. अब हम इससे समझे क्या? हमने ये समझा कि जब हम किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को वाटर में डाइल्यूट करते हैं तो वो H आयन या फिर OH आयन डिसोसिएट करते हैं. इज दैट करेक्ट? यस, वी डिड दिस फ्यू मिनट्स बैक जब हमने शुरुआत में आपको समझाया था कि जब हम वाटर लेते हैं और अगर हम एसिड देते हैं और उसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है. फाइन. तो हमेशा ये याद रखना कि कोई भी एसिड जो अगर वाटर में जाएगा तो वो H आयन डिसोसिएट करेगा. अगर कोई बेस वाटर में जाएगा तो वो OH आयन डिसोसिएट करेगा क्योंकि उसके पास OH ही होता है, हाइड्रोक्सिल आयन. तो अब ये क्या बात बोल रहा है कि जब भी हमारे पास हमें जज करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड है या वीक बेस है, तो हम काउंट करते हैं कि कितना H आयन है उस सॉल्यूशन के अंदर और कितना OH आयन है. OH वाला करेंगे हम बेस के लिए और H वाला करेंगे हम एसिड के लिए. सो लेट्स सपोज मेरे पास एक एसिड है. फाइन. ये एसिड जो है इसको मैंने डाइल्यूट करा है इन वाटर.
जैसे ही मैंने वाटर डाला इस एसिड का, एसिड ने H आयन जो है वो डिसोसिएट करना छोड़ दिया, कहाँ पे, इन द सोल्यूशन। तो अब इस सोल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा मुझे, H मिलेगा, H। ओके, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो ये मेरे वाटर के डालते ही फटाफट H आयन रिलीज करेगा और ज्यादा H आयन रिलीज करेगा और मुझे H आयन की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा मिलेगी, करेक्ट। ओके, सेम गोज फॉर मेरा एक बेस। अगर मेरा कोई बेस पड़ा है इस टम्बलर में और उसमें अगर मैंने वाटर डाला तो बेस जो है वो क्या रिलीज करेगा, OH आयन। ओके, तो अगर मैंने वाटर डालते ही फटाफट जल्दी से बहुत सारा OH आयन डिसोसिएट हुआ तो इसका मतलब OH आयन अगर ज्यादा डिसोसिएट हुआ तो इसका मतलब वो बेस जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो एक्चुअली पीएच क्या करता है, इसको काउंट करता है पीएच स्केल। एच को काउंट करता है फॉर एसिड कि कितना एच निकला, ठीक है, और फॉर बेस वो देखता है कितना OH निकला। जितना OH निकलेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना H निकलेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, नाउ लेट्स सी। तो जो पीएच स्केल है दैट इज एक्चुअली given by a Danish chemist SPL Sorensen in 1909, introduced the concept of measuring the concentration of hydrogen ion, अभी मैंने बताया, in a particular solution. So the pH in P in pH stands for potens in Germany, meaning power. So the power of hydrogen is what we are checking with the scale of pH. Fine, कितना hydrogen. On pH scale, we measure pH from 0, which is very acidic, to 14, which is एकदम ही कम acidic, that is very alkaline. Okay. Now, जो भी मेरा pH solution है, pH scale में अगर reading आया 0 to 3, तो इसका मतलब है that is very very acidic. Okay. With a pH of 3 to 5, अगर reading 3 to 5 आई, that is moderately acidic. While अगर मेरा pH 5 to 7 आया वो वीकली एसिडिक। अगर हम ऐसे ही बेस के लिए देखें तो जो 7 to 9 वाला वैल्यू है वो वीकली बेस के लिए दिया है, 9 to 12 वाला दिया है वो मॉडरेट बेस के लिए दिया है, और 12 to 14 स्ट्रॉन्ग बेस। ये उल्टा क्यों हो रहा है, 1 2 3 स्ट्रॉन्ग है, फिर जब ज़्यादा बढ़ा तो वो वीक है, लेकिन यहाँ पे कम वाला ज़्यादा मतलब कम बेसिक है और ज़्यादा वाला ये क्या सीन है, अभी मैं आपको बताती हूँ। और जो pH 7 जो है वो बोलते हैं हम कि वो न्यूट्रल है। तो अब हम स्केल देखते हैं, क्या आपको यहाँ स्केल दिख रहा है, स्केल दिख रहा है? तो लेट्स सपोज दिस इज स्केल और ये जो है ये मेरा मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, 7। यानी कि जो भी न्यूट्रल सोल्यूशन होता है ना, ओके, उसका जो पीएच है वो 7 होता है। 7 से इधर वाले जितने भी हैं वो सारे एसिडिक होंगे और 7 से इधर वाले जितने भी हैं वो सारे बेसिक होंगे, जिस भी सोल्यूशन का नंबर आएगा। ओके, तो अब देखिए 7 है ना, 7 के पास 6 है और 5 है, तो यानी 7 की तरफ है ना, यानी कि अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, यानी न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद अल्कलाइन होगा। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी इस रेंज पे पड़ने वाले जो भी एसिड होंगे ये कम एसिडिक होंगे, वाइल जैसे जैसे दूर जाता रहेगा, यहाँ 0 पे आएगा या 1 पे आएगा, उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ेगी एज विथ एसिड। अब यहाँ देखिए फॉर बेसिक ये न्यूट्रल के पास है 8 और 9, तो यानी कि ये बेसिकसिटी इसकी जो है, ये बेसिक नेचर जो है इसकी कम होगी। जैसे जैसे ये और फर्दर दूर जाएगा न्यूट्रल से, यानी उसका जो बेसिसिटी है वो स्ट्रांग होएगा। इसीलिए कहते हैं 8 9 जो पीएच स्केल में रीडिंग आता है वो बेस कम बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू 13 14 वो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन किया है। फाइन, so increase in the acidic character increases when you go to the left side, increase in the basic character, it increases when you go to the right hand side, and the middle value is 7, which is neutral. Clear? All right, next let's see what all things are there, okay, and what all colors does it show on the pH paper, values and the nature of it. Let's suppose you have
saliva before meal. You're not eating anything, your saliva. Your saliva is blue in color as with pH paper and your saliva is 7.4. 7.4 मतलब 7 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी slightly alkaline, basic. तो वो बेसिक होगा. अब आपने खाना खा लिया, ठीक है, आफ्टर मील जो है उसमें आपका खाना आ गया, मील जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की एक्शन हो गई, डिग्रेडेशन होना चालू हो गया, तो अब उसका कलर चेंज होगा येलो और उसका पीएच चेंज होगा 5.8. 5.8 मतलब 7 से इस तरफ टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी कि वो हो जाएगा एसिडिक. लाइकवाइज यू हैव लेमन जूस, खट्टा होता है, कलर विल बी रेड, पीएच स्केल में वैल्यू आएगी 2.3, दैट मीन्स वो एसिडिक है. कैसा एसिडिक? हाईली एसिडिक. ओके. देन यू हैव कलरलेस एरिएटेड जूस ड्रिंक्स जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, ये सब जो होता है वो रेड ऑरेंज होता है और उसका पता है वैल्यू कितना होता है? 3. यानी कि जितना भी आपका कोला और ये जो आपकी पेप्सी वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं, दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर. ओके, दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी जंक. Carrot juice, on the other hand, has 6, which is acidic but not that much. Okay, mild मतलब एकदम ही जो जिसे एकदम ही कम acidic बोलेंगे वो है. Coffee is again 5, which is acidic. Tomato juice is acidic, will give orange color. Tap water is bluish green, will show bluish green with pH paper, and it is 7.4, यानी कि slightly acidic से मतलब सॉरी बेसिक जाने की कोशिश करता है. और हमारा जो बॉडी है ना, उसका जो ब्लड है वो भी स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है, 7.24 के रेंज में रहता है. देन यू हैव NaOH. NaOH तो बेसिक है, तो उसका जो बेस उसका okay, so it is basic in color. This value is not 1.4, this is 14. Okay, and you have HCl, which is a strong acid, so it is acidic and the value of strong acid is. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपका दे रखा है. ठीक है, so all the vegetables you eat fine are all alkaline in nature. Your blood which is running into your body is alkaline. Distilled water which has no ions, minerals in it, is having 7 pH. Rest, aerated drinks, junk food, coffee, alcohol, tomato sauce or any other cola or something, they are all your acidic food in nature. Clear? Okay. Now we have done what is pH scale. We now know what is pH scale measuring. It is measuring the H ions. That is why it is called potence of hydrogen, because H ion will be released when acid is going to be dissolved in water, and OH ion will be released when the base is going to dissolve in water. हमें पता चल गया कैसे नापना है, हमें स्केल पता चल गया है, हमें ये पता चल गया ये वेजिटेबल्स अल्कलाइन होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स एसिडिक होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट इसका यूज क्या है, क्यों हम कर रहे हैं और कैसे हमें पता चलता है पीएच का भी कोई काम है हमारे एवरीडे लाइफ में. तो पीएच का क्या काम है? द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव. डू यू नो दैट? ओके, तो हमें लगता है प्लांट तो कोई भी कहीं भी ग्रो हो सकता है, लेकिन नहीं. क्या आपको लगता है कि एक कैक्टस प्लांट जो है वो केरला में ग्रो करेगा? नहीं, उतने अच्छे से नहीं करेगा जितने अच्छे से राजस्थान में करेगा. ठीक है, तो ब्लूबेरीज जो है वो ठंड क्लाइमेट का प्लांट है, तो क्या उसको अगर मैं यहाँ राजस्थान या कहीं एमपी या किसी और देश किसी और स्टेट में लगा दूँ इंडिया के, या केरला में लगा दूँ, क्या वो अच्छे से ग्रो करेगा? नहीं करेगा. तो हमें लगता है कि सिर्फ टेम्परेचर ही रोल प्ले कर रहा है. नहीं, सॉइल का अपना एक पीएच होता है जिस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं. वैसे ही हम ह्यूमंस जो होते हैं, हमारी बॉडी का भी एक पीएच है. द ब्लड पीएच इज 7.4. तो अगर हमारे ब्लड के पीएच को 7.4 से कम कर दिया जाए, 6 कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए, 6.5 कर दिया जाए, हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी. या फिर 7.4 से 8 कर दिया जाए, 9 कर दिया जाए, एक्स्ट्रा अल्कलाइन कर दिया जाए, हमारे जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे. तो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सबका अपना अपना पर्टिकुलर पीएच होता है फॉर ग्रोथ. एनिमल्स सारे एक जैसे नहीं होते, वैसे ही प्लांट्स भी सारे एक जैसे, सबका पीएच रिक्वायरमेंट अलग होता है. ओके, नाउ द पीएच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ animals including humans. Okay, our body works with range of 7 to 7.8.
पीएच। तो हमारे ब्लड का पीएच 7.4 है, तो हम लोग 7 टू 7.8 का जो एक नैरो रेंज होता है ना पीएच में, उसमें हमारा बॉडी अच्छे से वर्क कर सकता है, आवर बॉडी विल बी फिट देन। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे फिशेस होते हैं, कैन सर्वाइव इन यू नो फ्रेश वाटर विद अ पीएच ऑफ 7 टू 9। तो उनका जो पीएच रेंज है वो 7 टू 9 है, हमारा 7 टू 8 है। तो लेकिन अब क्या होता है, एसिड रेन होता है, आपको पता है। जब एसिड रेन होता है और वो नीचे फ्रेश वाटर या ओशन या लेक या पॉन्ड्स में गिरता है, तो वो उस पीएच को क्या कर देता है, 5.6। क्या 5.6 एक सूटेबल पीएच रेंज है फॉर द फिशेस टू सर्वाइव? नो, इट इज 7 टू 9। so this is called acid rain. An acid rain can lower the pH of the river water to such an extent that it makes it so acidic that the survival of the aquatic animal becomes difficulty, or they even may be killed. ठीक है, वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सॉइल, पीएच एंड प्लांट्स। तो ये तो हो गया एनिमल्स का। ठीक है, अब हम प्लांट्स का पर्टिकुलरली देखते हैं। तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन अ पर्टिकुलर सॉइल इज रिलेटेड टू इट्स पीएच। ये प्लांट इस मिट्टी के लिए सूटेबल नहीं है, वो प्लांट इस मिट्टी में उग नहीं सकता। वो कौन कहता है या किस पे डिपेंडेंट होता है? पीएच पे। कुछ प्लांट्स एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट बेसिक सॉइल में ग्रो करते हैं, डिपेंड्स अपॉन प्लांट टू प्लांट। So actually different plants prefer different pH range for their growth. It is therefore quite important to provide soil with proper pH for their healthy growth. Okay? Plants require specific pH for their growth. If the soil is too acidic or too basic, the plants grows badly or they may not grow at all. समझ में आ गया? तो हर एक प्लांट के लिए एक अलग स्पेसिफिक पीएच होता है, किसी के लिए बेसिक, किसी के लिए एसिडिक। बट बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल किसी भी प्लांट के लिए सूटेबल नहीं होता है, इट कैन किल द प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट इज, what is the function or role of pH in our digestive system? So we all know we have stomach, and we all know we produce HCl acid in our stomach. I hope you all are aware about it. You have learned this in the lower classes. तो क्या होता है कि जो स्टमक होता है ना, वो एक तरह का एसिड निकालता है, विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ओके, तो ये फूड पे एक्ट करता है विदाउट हार्मिंग द। When you don't have food in the stomach, or during the case of indigestion, stomach produces too much of the acid which causes pain and irritation. ठीक है, जलन सी होती है, it causes pain sensation in the stomach. Okay, so this is called hyperacidity. Acidity हो गई है, हम कहते हैं ना, I'm facing the problem of acidity. So what happens is, to prevent the action of acid, what do we use? We use base to neutralize this action. So उस टाइम पे हम क्या करते हैं? To get rid of this, people use base which are called antacid against acid. Okay, so antacid, एक बहुत अच्छा एंटासिड जो है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब हम लेते हैं तो ये स्टमक के अंदर जाके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है बाय फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, एंड द पेन सेंसेशन एंड द इरिटेशन एंड द बर्निंग सेंसेशन डिक्रीज। क्लियर? नाउ व्हाट इज द पीएच चेंजेस दैट कॉजेस टूथ डीके? तो जो अपने अंदर मुंह के अंदर का जो पीएच होता है, सलाइवा, क्या हमने पढ़ा था, दैट इज व्हाट? दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन। ओके, नाउ अब क्या होता है, हमने खाना खाया तो वो खाना जो पार्टिकल्स हैं वो दांतों में फंसे रह गए। अब इसके ऊपर एक्ट करता है हमारा बैक्टीरिया। व्हेन बैक्टीरिया डिग्रेड्स द फूड, द शुगर कंपोनेंट इन इट, ओके, इट प्रोड्यूसेस एसिड व्हेन इट इज डिग्रेडिंग। तो अभी एसिड प्रोड्यूस हुआ। अब ये एसिड जो है ये हमारे दांतों में लगा रह गया। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, द वाइट पोर्शन, दैट इज द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ the enamel, gets degraded by the help of the acid. Okay, and eventually we get a cavity. Fine. देखिए क्या लिखा है इसमें, the tooth decay happens when mouth pH is lower than 5.5. Okay,
Bacteria present in the mouth produces acid by degrading the sugar and food particle remain in the mouth. Okay, after eating. The tooth enamel is made up of calcium hydroxyapatite. Fine. तो टूथ का एनिमल जो व्हाइट पोर्शन होता है ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है. इट डिजॉल्व्स इन एसिड प्रोड्यूस्ड बाय दीज बैक्टीरिया. ओके, और क्या बन जाता है हमारे पास? कैविटी. वो डिजॉल्व हो गया तो गड्ढे बन जाते हैं, कैविटीज. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज बाय यूजिंग अ टूथपेस्ट which is generally basic in nature, that will neutralize the acid which is being produced by the bacteria after degradation of the particle. Clear? Let's move on to the next one. Self defense by animal and plant through chemical warfare. तो chemical warfare से डरिए मत, ये सिर्फ एनिमल और प्लांट्स का डिफेंस मैकेनिज्म होता है अपने आप को बचाने का. तो आपने बी सुना है, बी आपको डंक मारती है और वो आपको जलन मचती है, तो जलन मतलब एसिड, कुछ तो एसिड प्रोड्यूस होता है. एंड लाइकवाइज यू हैव अ काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है ना, जो कि आपके हाथ से अगर टच हो जाए, ठीक है, तो उस जगह पे जलन मचती है. एंड दैट प्लांट इज कॉल्ड नेटल लीव्स, नेटल प्लांट. ओके, सो लेट्स रीड. बी स्टिंग लीव्स एसिड दैट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन. ठीक है, एंड द स्टिंग ऑफ द हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन. फाइन. अब इस चीज को माइल्ड कैसे करें? अगर आपके पास कोई भी बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, चाहे वो बी के काटने से हो या नेटल स्टिंग जो है पत्ता है एक तरह का, उसके आपके बॉडी में टच होने पर हो गया हो, आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज एन एसिड दैट इज बीइंग इन टच विद द स्किन ऑफ योर बॉडी. So what are you going to do? You are going to use a mild base like baking soda on the stung area or on the area where the natal leaf has touched you. This is going to neutralize the effect of acid and you are going to get relieved from pain and burning sensation. समझ में आ गया? So I hope this, pH is very clear to you. What is the uses of pH? हमारे डेली लाइफ में क्या क्या होता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया. Please note down all the topics of the pH and everything, and then we'll move on to the next one. All right, so now I hope this is clear. Let's move on to the next topic of the same chapter, that is salts. Okay, now when we were doing the chemical reactions with salt, with bases and acid, do you remember the reaction when we were doing the chemical properties of acid and bases? हमने क्या किया था, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया था या फिर किसी बेस को एसिड के साथ रिएक्शन करवाई थी. ठीक है, तो तब हमारे पास क्या निकल के आया था प्रोडक्ट? सॉल्ट और वाटर. यानी कि जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर बेस को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे को मिलता है सॉल्ट एंड वी गेट वाटर एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, सो जो ये वर्ड सॉल्ट है ये इसी से ही बना है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच वी डू बिटवीन एसिड एंड बेस. ओके, so what is it? The salt is formed through the combination of anion derived from acid and the cation which is derived from the base. Is this clear? So we are going to get the anion from the acid and we are going to get the cation from the base. That means the positive ion from the base and the negative ion from the acid. Clear? Okay. Now there are some example which says KCl, Na, NO3, CaSO4 and others. They are all my salts being formed by ये जो नीचे वाला पीछे वाला बता रहा है, ये बना होगा HCl से, ये बना होगा नाइट्रिक एसिड से, ये बना होगा सल्फ्यूरिक एसिड से. तो बात ये है कि whenever you going to see a salt, you going to judge or you going to by looking at the salt, आप आराम से बता सकते हैं कि ये salt किस एसिड से बना होगा, क्योंकि जो एनायन है वो एसिड से डिराइव होता है. क्लियर है? All right. Now typically salts are produced through the neutralization reaction.
तो यही वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिससे हम सॉल्ट बनाते हैं, और ये एसिड और बेस के बीच में होता है, और इसमें हमें एक सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, दैट वी हैव बीन स्टडिंग ऑल थ्रू दिस इन दिस चैप्टर नाउ। नाउ हमारे कॉमन कुछ कुछ सॉल्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl। NaCl इतना कॉमन है कि उसका नाम ही कॉमन सॉल्ट है। क्लियर? तो इसीलिए इतना कॉमन है क्योंकि हर घर में मिलता है, हर खाने में डलता है। ये हमारे घर का वही टेबल सॉल्ट है जो हम हर खाने में, हर सैलेड में, हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर रहता है। दैट इज NaCl। ओके, नाउ दे आर एक्सटेंसिवली बीइंग यूज्ड इन योर किचन एंड कुकिंग। ऑलराइट, नाउ salt sharing the same cation and anions are considered the part of the same salt। ठीक है? नाउ अब क्या है, देखो, अगर मेरे पास ये KCl है, यहाँ देखो मेरे पास एक KCl था, फाइन, और ये मेरा NaCl है, फाइन। तो इनमें दोनों में जो मेरा एनायन पार्ट है वो Cl ही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि द सॉल्ट शेयरिंग द सेम कटायन और एनायन पार्ट आर द आर कंसिडर द सेम सॉल्ट, वो सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स है। तो मेरा जो ये KCl और ये NaCl है, ये सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट में आएगा, जैसे NaCl, KCl, LiCl, फाइन। ये सारे जो है दे आर एग्जाम्पल ऑफ द सेम सॉल्ट फैमिली बिकॉज दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम वन कॉमन एसिड विच वुड हैव बीन was HCl। फाइन, चलिए आगे देखते हैं कि हमारे सॉल्ट्स जो है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उनके क्या यूजेस है, कौन कौन से और सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट तो हमने बात कर ली बिकॉज कॉमन सॉल्ट इज वेरी कॉमन, इट इज फाउंड इन एवरी हाउस होल्ड इन किचन एंड इन कुकिंग पर्पसेस। और कौन से इसके अलावा सॉल्ट्स होते हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं, और क्यों हम सॉल्ट्स को अपनी लाइफ में कंसिडर करते हैं, लेट्स लुक अप इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, ना सॉल्ट का जो पीएच होता है वो क्या होता है? Salts of a strong acid and strong bases are neutral with a pH of 7. Why? Because when we are doing a reaction of salt for salt, that is acid and base, तो हमने अगर एक strong acid को strong base के साथ react कराया तो हो क्या रहा है actually? न्यूट्रलाइजेशन, नो, सो न्यूट्रल हो जा रहा है। तो जब कोई चीज न्यूट्रल होती है उसका पीएच क्या होता है? 7। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, यानी न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है सॉल्ट बनने के लिए, तो उसका पीएच होगा 7। क्लियर? तो सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7। हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है पर वीक है मेरा बेस, ऑब्वियसली पीएच किस तरफ शिफ्ट होगा? एसिड की तरफ, यानी लेस देन 7। नाउ यू टू रिमेंबर द पीएच स्केल। 7 से कम जो होता है यानी 6, 5, 3, 2 वो एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा जो होता है वो बेसिक होता है। क्लियर? अच्छा, अब जो भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, जो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ बनेगा, तो बेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो यानी कि उसकी वैल्यू 7 से ऊपर जाएगी, सो दैट विल बी मोर देन 7 द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्ट। ओके, क्योंकि हमारे पास हर सब्सटेंस का पीएच अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा सॉल्ट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है, दैट डजंट मीन दैट ऑल द टाइम माय सॉल्ट विल बी हैविंग अ न्यूट्रल पीएच ऑफ 7। क्लियर है ना? Okay, so only when the strong acid and strong base are going to react, that is going to form a neutral salt। Okay, but अगर एक strong acid है और weak base है तो acidic salt बनाएगा, अगर एक strong base है और weak acid है तो वो basic salt बनाएगा। Very obvious। Okay, now chemical form of common salt। ये जो common salt हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा which is NaCl, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है? The salt formed by combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride, which is NaCl, that is your common salt। तो एक्चुअल में ये कॉमन सॉल्ट बना कैसे? ये बना HCl which is hydrochloric acid और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, H गया यहाँ पे, वाटर बनाया, और ये जो एनायन पार्ट है ये गया कटायन के पास और बन गया NaCl। क्लियर है? सो जो कॉमन सॉल्ट है ये ऐसे नहीं बन जाता, ये आ जाता है, इसको भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराया। सो दिस इज माय एसिड एंड दिस इज माय बेस and we get a salt which is common salt NaCl। All right,
So the common salt thus obtained is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. तो अब जो नेचर ने हमें ये कॉमन सॉल्ट दिया है ना, कॉमन सॉल्ट इज वेरी कॉमन बिकॉज इट इज फाउंड इन द सी. ओके, सो NaCl जो सॉल्ट है ये हमको मिला है नेचर से, और ये NaCl जो है ये आगे चल के बहुत सारे सॉल्ट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ जो चीजें है ना, इन सब के प्रोडक्शन में हमारा NaCl जो है ये हेल्प करता है. क्लियर? ओके. नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बताया था मैंने? NaOH. अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कैसे हेल्प कर रहा है, कि मतलब कैसे बन रहा है मेरे NaCl से? NaCl जो है दैट इज माय कॉमन सॉल्ट विच इज फाउंड इन ऑल माय सी वाटर. फाइन. सॉल्टी वाटर, जो भी हमारा सॉल्टी वाटर सोर्सेज है उन सब में, सी, ओशन, सब में है. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम अपने सॉल्टी वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. लेट्स रीड. When electricity is passed through salty water, that is brine. Now salty water को हम यहाँ brine कहते हैं, please remember it. Okay, it breaks down to make sodium hydroxide. यही तो हमें चाहिए. Clear? So this process is called chlor-alkali process because it produces chlorine and alkali, which is your sodium hydroxide. Now what is your alkali? Alkali is a base which is dissolved in water, which can dissolve completely. क्लियर? तो मुझे एल्कली, मुझे ये बेस बनाना है, और मैं ये बेस कैसे बनाती हूँ? फ्रॉम द सॉल्ट. जब हमने सॉल्ट बनाया था तो भी हमने बेस यूज किया था, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया था. अब हमारे पास सॉल्ट बहुत ज्यादा है ना, समंदर में, सी में, ओशन में, सॉल्ट वाटर जो भी हमारे सोर्सेज है उसमें, तो हम उससे बेस बना लेते हैं. तो हम वो बेस बना रहे हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो हमने क्या किया, सॉल्ट वाटर लिया, दैट इज कॉल्ड ब्राइन, एंड उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, और उस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कली. इससे क्या होता है, हमारे को क्या क्या चीज मिल रही है? अब क्लोरीन मिलेगा, क्योंकि NaCl टूटेगा ना, तो क्लोरीन मिलेगा, और मिलेगा आपको एक बेस which is your sodium hydroxide. Clear? Now ये है रिएक्शन. तो ये है मेरा NaCl, that is my solution. NaCl aqueous solution में है, that is called brine. ये हमने पानी में उसको डाला, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस इसमें, we introduce electricity. We get NaOH, Cl, and of course hydrogen gas. Fine. At one end, that is anode, the chlorine gas is released, and at the another end, that is cathode, hydrogen gas is given off. Very important. Okay, close to the cathode we get the solution of sodium hydroxide. कहाँ पे मिलेगा हमें? Close to the cathode. This is very important to. ओके, तो जहां कैथोड होगा वहीं हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वहां वो देखने को मिलेगा. सो दिस इज माय सेटअप. ठीक है, हमने यहाँ से इनलेट डाला है, दिस इज माय ब्राइन सोल्यूशन विच इज माय सॉल्ट सोल्यूशन, दैट इज NaCl प्लस H2O का जो सोल्यूशन है वो यहाँ से हम लोग इनलेट में डाल रहे हैं. एक कैथोड है मेरा और एक एनोड है. दिस इज माय एनोड पॉजिटिव, दिस इज माय कैथोड नेगेटिव. क्लियर है? ओके, अब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई, ठीक है, तो जो मेरा ब्राइन सोल्यूशन है वो टूटा. किसमें टूटा? Na और Cl. Can you see this? Cl negative, Na positive. Can you see this? Okay. और जो मेरा वाटर है वो टूटेगा OH negative और H positive. Can you relate this here? Okay. अब जो भी जितना भी मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, that is my this portion NaOH. Okay, sorry, that is my, this is my Na, this was OH from water, and this was H from water. So this portion of NaOH is going to deposit here at the cathode. Chlorine gas is going to get liberated, hydrogen gas is going to get liberated. Clear? And we are going to get NaOH, that is, here from the outlet. Clear hai? Now this is degreasing metal, soaps and detergent, papers, making artificial fibers, इस सब में यूज होता है इन सब का. ठीक है, देखो यहाँ से हमने H गैस निकाल लिया और इस आउटलेट से हमने
Cl2 गैस निकाल लिया। ओके, अब ये Cl2 किस किस काम में आता है? वाटर ट्रीटमेंट में आता है काम, स्विमिंग पूल्स में आता है, पीवीसी पाइप डिसइंफेक्शंस, सीएफसीज में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं, पेस्टिसाइड्स, इन सब में काम आता है। और हाइड्रोजन गैस फ्यूल में काम आता है, ठीक है। फिर आपका अमोनिया के प्रोडक्शन फॉर फर्टिलाइजर्स उसमें काम आता है, ठीक है। तो ये सब जो भी हमारे बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, व्हेन वी आर ब्रेकिंग डाउन माय ब्राइन सॉल्यूशन व्हिच इज NaCl प्लस वाटर, वी आर गेटिंग सबसे पहले तो बेस दैट इज NaOH। ओके, this whole process is called chlor-alkali process. We are getting an alkali that is NaOH, हमको NaOH मिल रहा है जो इन सब इंडस्ट्रीज का बेस है, इन सब चीजों में यूज होता है। फिर हमको दो गैस मिल रहा है, दैट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। क्लोरीन इन सब चीजों में यूज होता है, स्विमिंग पूल वगैरह में क्लीनिंग के लिए यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट है, पीवीसी पाइप्स में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होता है। और हमें हाइड्रोजन मिल रहा है जो फ्यूल में, अमोनिया, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज होता है। Is this topic till here clear? I hope it is. आप लोग प्लीज इस प्रोसेस को नोट डाउन करो, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन द डायग्राम, ऑलराइट। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे विल गो, ऑलराइट। All right. Now we have done what is your process of getting sodium hydroxide. Now what is sodium hydroxide? Sodium hydroxide is actually nothing but your caustic soda. Okay. तो हमने देख लिया कि क्लोर alkali process से we are getting our caustic soda which is a sodium hydroxide. अभी इस caustic soda जो होता है ना, ये बहुत degenerative नेचर होता है। मैंने आपको कहा ही था कि जो बेसिस होते हैं ना, वो चीजों को खराब करते हैं। बर्निंग सेंसेशन तो नहीं होता एसिड जितना, लेकिन कोरोसिव जरूर होता है। तो कोई भी वेजिटेटिव टिश्यू हो गया या फिर कोई मेटल हो गया या एनिमल टिश्यू हो गया, उन सब में ये कोरोजन क्रिएट करता है। क्लियर हो गया? ओके, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम लोगों को मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये एक तरह का बेस है, ये मिला हमको उस सॉल्ट से जो नेचर ने अबंडेंटली हमें दिया, दैट इज माय NaCl, जब हमने उसको वाटर के साथ ट्रीट करा। और हमें दो चीजें और मिली है विच वील गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्टेप। हमें मिला है क्लोरीन और hydrogen. Okay, now we'll see what is happening in the next step. Okay, now अब हमारे पास है next as bleaching powder. ये जो bleaching powder होता है ना, ये एक तरह का disinfectant powder होता है। Okay, तो ये bleaching powder बनता कैसे है, प्रोसेस में समझा देती हूँ, then we'll read the slide. हमारे पास slake lime होता है। slake lime is what? When you get quick lime from the earth and you dissolve it in water, you get calcium hydroxide. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक तरह का बेस है, एल्कली बेस। ओके, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है मैंने बनाया और मैंने उसको ड्राई कर दिया। ओके, ऑलराइट। तो पानी में चूने को मिलाया और फिर वो पानी एकदम ड्राई हो गया। ड्राई स्लेक लाइम पड़ा है मेरे पास। उसके ऊपर अगर आप क्लोरीन गैस पास करोगे, उस ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर अगर आप क्लोरीन गैस डालते हो, put chlorine gas in it, you're going to get a new kind of compound which is called bleaching powder. Okay, समझ में आ गया प्रोसेस? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई होना चाहिए, ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर आपने क्लोरीन गैस डाला एंड यू आर गेटिंग द न्यू कंपाउंड विच इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो ये क्लोरीन गैस कहां से आया? ये क्लोरीन गैस आया मेरे इस क्लोर एल्कली प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट से। तो हमें यहाँ से क्लोरीन मिल गया, अबंडेंट क्लोरीन है मेरे पास। अब क्लोरीन को मैंने सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर डाला और मेरे को नया चीज मिल गया विच इज माय ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स रीड। ओके, क्लोरीन गैस इज यूटिलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये क्लोरीन गैस कहां से आया? क्लोर एल्कली वाले प्रोसेस से। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ chlorine with dry slaked lime, that is calcium hydroxide. Okay, while the bleaching powder is often represented as CaOCl2, its actual composition is more complex, so we just write it as CaOCl2. आपको बस इतना याद रखना है। ओके, तो अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। CaOH होल टू आइस, मेरा स्लेक लाइम ड्राई है, उसके अंदर मैंने पास करवाया मेरा क्लोरीन गैस। ओके, और मुझे मिला CaO और ये H सिर्फ निकलेगा और यहाँ आएगा Cl। तो CaO एंड देन Cl आ गया ट्वाइस।
ठीक है, और उसके बाद क्या निकलता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड भी निकलता है इसमें से, एंड वाटर। क्लियर? क्लियर? So this is the reaction about slake lime being passed over a chlorine gas. You are getting the bleaching powder CaOCl2, CaCl2 and your water. क्लियर हो गया? अब लेकिन ये ब्लीचिंग पाउडर हम बना क्यों रहे हैं, इसकी यूजेस क्या है? So what are the uses of bleaching powder? The bleaching powder is used in cotton and in linen textile industries. क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से हम चीजों को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, चीजों को ब्लीच करते हैं। ओके, फॉर ब्लीचिंग एंड फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प ऑल्सो। तो आपको वुड पल्प को क्लीन करना है ना, पेपर के लिए, पेपर बनाने के लिए व्हाइट करना पड़ता है। सो फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग washed clothes in laundry. Now in laundries you give your dirty clothes, और वो गंदे हैं तो साफ करना है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज दिस ब्लीचिंग पाउडर डूइंग, इट इज एक्चुअली cleaning of the things where it is being used. वुड इंडस्ट्रीज में वुड पल्प को क्लीन करता है, व्हाइट बनाता है। टेक्सटाइल और लॉन्ड्री में कलर्स की ब्लीचिंग होती है, एंड देन यू हैव ब्लीचिंग पाउडर यूजेस इन द लॉन्ड्री फैक्ट्री। ओके, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। सो अगर हमें किसी भी चीज, किसी भी इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है तो हम उस जगह पे ब्लीचिंग पाउडर यूज। क्लियर? एंड देन टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हमारे जो वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करता है, मतलब जो उसमें जर्म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उसको ब्लीचिंग पाउडर जो है किल कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जनरली जो हमारे जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनमें हमें ब्लीचिंग पाउडर, पहले, आजकल तो देर आर वेरियस डिसइंफेक्टेंट, बट अर्लियर इन अर्लियर डेज hospitals used to use these bleaching powder. They used to spray the bleaching powder in the areas around toilet or in the corridors, so the germs and the microorganism around that area would be clear. हो गया आप सबको? Okay, तो please write down the procedure for getting bleaching powder and the uses for it, and then we'll move on to the next interesting topic. All right, now next move on to the next topic, that is baking soda. Okay, now what is baking soda? Baking soda is nothing but it is commonly known as sodium bicarbonate. Fine, सोडियम बाइकार्बोनेट, पर हम इसको कभी कभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। फाइन, सो ये सोडियम कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट है, ये कॉमनली जो है बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी बोलते हैं हमसे। ठीक है, now इसका जो केमिकल फॉर्मेशन है उसका केमिकल फॉर्मूले का जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज NaHCO3, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो। ओके, नाउ अब ये बनता कैसे है? सो व्हेनेवर व्हेनेवर वी हैव NaCl, अगेन ये जो NaCl है ये मेरा ब्राइन सोल्यूशन से आया। ओके, नाउ ये ब्राइन सोल्यूशन, जैसी NaCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, वो ब्राइन सोल्यूशन बना, उस पर मैंने अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया, तो मेरे पास एक कंपाउंड बन के निकल के आता है, दैट इज NaHCO3। ठीक है, Na यहां से, ठीक है, NaHCO3, तो इसका एक H यहाँ पे, and then CO3 from here. So you are getting NaHCO3. Okay, now what is this NaHCO3? It is known as sodium hydrogen carbonate. So my baking soda is also known as sodium hydrogen carbonate. और हमें ये मिला कहाँ से? NaCl से, that is my सोडियम क्लोराइड, दैट इज माई ब्राइन सोल्यूशन। ओके, ये मेरा एक तरह का सॉल्ट है। तो हमने ब्राइन सोल्यूशन से अब पहले देखा हम लोगों ने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, फिर हमने देखा कि हमारे ब्राइन सोल्यूशन से हमें क्लोरीन मिला था, और उस क्लोरीन को हमने यूज करके ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया। ठीक है, देखा था ना, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे यूज किया और फिर क्लोरीन डाला तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी बन गया।
और उसके बाद वही ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज माय NaCl, उसको हमने दोबारा यूज किया, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमारे पास एक और चीज बन के आ गई, दैट इज बाय बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? इसको सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मेकिंग द सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज माय बेकिंग सोडा। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये दिस इज अ सॉल्ट विच इज क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम कटायन एंड अ बाइकार्बोनेट अनायन फ्रॉम दिस। ठीक है ना? नाउ this is found as a fine powder. Sodium bicarbonate is white, crystalline substance. It tastes mildly salty and alkaline in nature, resembling that of washing soda. तो washing soda जैसा दिखता है, ठीक है, और जैसा लगता है, पर ये माइल्डली सॉल्टी होता है इन टेस्ट। ठीक है? इसका यूज क्या है? इसका यूज हम सबको पता है कि बेकिंग सोडा का यूज क्या, नेम सजेस्ट बेकिंग, तो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके, क्या करते हैं हम लोग कि बेकिंग सोडा जो होता है ना, उसको हम लोग एक माइल्ड एसिड के साथ मिक्स करते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड हो गया ना। तो बेकिंग सोडा लिया जो कि हमारा NaHCO3 है, उसको एक माइल्ड एसिड के साथ मतलब मिक्स किया, तो हमारे पास पता है क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। दो चीजें होती है बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। जब हम बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं तो हमें एक माइल्ड एसिड की जरूरत होगी, क्यों अभी बताऊंगी। और अगर हम बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा प्लस थोड़ा सा माइल्ड एसिड जो है वो मिक्स किया हुआ रहता है। क्लियर? ओके, सो हमने ये बेकिंग सोडा लिया, उसमें एक माइल्ड एसिड इंट्रोड्यूस करवाया, उस एसिड ने मुझे क्या दिया? फ्री H पॉजिटिव आयन। क्लियर? एसिड तो H आयन डोनर है ना। तो अब जब मैं यहाँ पे रिएक्ट करवाऊंगी इन दोनों को, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करूंगी, तो सबसे पहले तो वो CO2 रिलीज करेगा, ठीक है, और वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। फाइन। अब देखने की वाली बात है, जब ये CO2 रिलीज होगा ना, CO2 will create air gaps in the things wherever this baking soda or baking powder or baking soda with a mild acid is being used, तो वो air gaps produce करेगा। air gaps से क्या हो जाएगा? जो भी चीज है वो स्पॉन्जी हो जाएगी। हम पढ़ते थे ना छोटे क्लासेस में कि फर्मेंटेशन होता है, उसमें CO2 प्रोड्यूस होता है एंड वो स्पॉन्जी बन जाता है, तो यही चीज है। आपने बेकिंग सोडा डाला, ठीक है, विथ अ माइल्ड एसिड, और फिर आपका सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला और उससे भी स्पॉन्जी बन गया। तो आपको किसी ईस्ट या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, वो तुरंत ये चीज हो गया। तो इट इज वाइडली यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज। when you're making pakoras, you need to make a fluffy soft, you know, pakoras, uh, so you can use baking soda. If you eat give a pinch of it, it'll make good crispy, spongy, airy pakoras. Okay, and another use is sodium hydrogen carbonate, that is sodium bicarbonate, is also an ingredient of antacid. Okay, तो ये antacids क्या होते हैं? These are something which neutralizes the acid which is there in the stomach. ओके, तो ये एज एंटासिड भी यूज होता है। तो हम जब कहते हैं ना कि हमारे पेट में जलन हो रही है, तो हम सोडा जो होता है उसको घोल के अगर हम उसका पानी भी पी ले तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। Clear? Now, being alkaline, it neutralizes the excess acid in the stomach and provides relief. Okay. So whenever you're eating something which is actually having soda in it, so you're basically making that thing alkaline, and when it goes to your stomach, it neutralizes the acid. Okay. It is also used as सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, उसमें ये डला रहता है, दैट इज माय बेकिंग सोडा। और सोडा एसिड जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें ये चीजें यूज होती है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज माय वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने पढ़ लिया, अब हम वॉशिंग सोडा के ऊपर जाते हैं। वॉशिंग सोडा क्या है? इट इज अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, मेरा NaCl, ठीक है, इज दैट इज माय Na2CO3। पर यहाँ पे तो NaCl यूज किया, फिर ये Na2CO3 कहाँ से आ गया? और विथ
10H2O, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। फर्स्ट आप समझिए कि इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है सेम वही, इसको बनाने का प्रोसेस होता है सेम यही। हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ठीक है, गौर से देखिए, हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ओके, उसको हम लोगों ने सॉरी सॉल्ट, दैट इज योर कॉमन सॉल्ट लिया, उसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया एंड देन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाला, ठीक है। तो हमारे पास मिल गया NaHCO3। यहाँ तक हो गया था, हमको सोडा मिल गया था, वेरी गुड। अब आ जाइए, जब हमको सोडा मिल गया, दैट इज NaHCO3, ये मिल गया हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको मैंने ना हीट किया बहुत ज्यादा। जब मैंने इसको हीट किया तो क्या होता है, ये चीज चली जाती है और मुझे मिल जाता है Na2। क्लियर? क्लियर? ओके। तो जब मैंने बेकिंग सोडा को बहुत ज्यादा हीट किया तो मुझे मिल जाता है वॉशिंग सोडा। सिंपल, ऐसे याद रखिए, ओके। अब जब मैंने हीट कर दिया तो इसमें बिल्कुल ही वाटर या मॉइस्चर कुछ नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, इसको, इस पूरे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को हम दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब उसमें हम लोग मॉइस्चर इंट्रोड्यूस करते हैं, वी ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स। उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, 10, एंड इट बिकम्स सोडियम carbonate with 10, this is into 10 molecules of water. So this gives your washing soda, which is a basic salt. Is this clear? Is this clear? So the process remains same. Brine, we are making baking soda, we get baking soda, we heat baking soda, the H part is now gone and we are left with NaCO2, sorry, Na2CO3, ओके। अब Na2CO3 को हम थोड़ा सा और मॉइस्चर देते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हमें मिलता है हमारा वॉशिंग। क्लियर है? कहाँ यूज होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा हमको यूज होता है ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, वॉशिंग पर्पसेस के लिए, ओके। It is also used in manufacturing of sodium compounds such as बोरॉक्स, बोरॉक्स पाउडर होता है, ठीक है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें सोडियम चाहिए होता है, जो कि हमें ये वॉशिंग सोडा से आता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, हाथ धोने में, ठीक है, हाथ धोने में तो यूज करते हैं हम लोग उसको, क्योंकि दैट एक्चुअली वेरी डिजेनरेटिव इन नेचर, ओके। सो वॉशिंग सोडा तो हम लोग कपड़े धोने में यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, अगर आपका हार्ड वाटर है, बहुत सॉल्टी वाटर है, हार्ड वाटर है आपके पास, बहुत मिनरल है उसमें, अगर आप डालते हो तो वो वाटर को सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। तभी हम कहते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वाटर में आपको झाग नहीं मिलता, बिकॉज उसने तो वाटर को सॉफ्ट बनाने में अपना काम कर दिया। क्लियर हो गया? ओके, आई होप बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा दोनों क्लियर हो गया है। दोनों का प्रोसेस बनाने का सेम ओरिजिन है, लेकिन जो आगे का प्रोसेस है वो डिफरेंट है, जिस वजह से हमें बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों अलग अलग मिलते हैं, लेकिन होते दोनों बेसिक सॉल्ट्स है। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन द यूजेस, नोट डाउन द प्रोसेस एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Alright, now let's move on to the next topic as वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमने जब अपना वॉशिंग सोडा पढ़ा तो आपने देखा, मैंने बोला था कि उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। तो क्या है ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना और ये सब? तो वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होता है, दैट एक्चुअली बिकम्स द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विद द मेन सॉल्ट, दैट इज actually called water of crystallization from crystals. Now, what is water of crystallization? Water of crystallization is the fixed number of water molecule which is present in any of the salts. Okay, तो हमारे पास कोई भी सॉल्ट है, उसमें अगर कोई भी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है,
तो उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। उतनी जो अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब इससे होता क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही वो ऐसा एस्पेक्ट है जो आपके किसी भी सॉल्ट को एक कलर देता है। जैसे आपका जो कॉपर का जो कलर होता है कॉपर सॉल्ट का, दैट इज ब्लू विट्रॉल, ब्लू ब्लूइश कलर होता है। अगर आप उसमें से सारा वाटर हटा दोगे ना, उसको एनहाइड्रेस कर दोगे, एकदम सूखा कर दोगे, तो वो ब्लू कलर कभी नहीं देगा। ठीक है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो उसमें प्रेजेंट होता है, वही उसको ब्लू कलर देता है। क्लियर? तो वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना भी किसी सॉल्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली गिविंग एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू द सॉल्ट। चलिए पढ़ते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट में उतना, जैसे हमने वॉशिंग पाउडर का करा था, एक फॉर्मूला यूनिट में 10 वाटर थे। ओके, so now 5 molecules of water are present in one formula unit of copper sulfate। copper sulfate मतलब होता है CuSO4। CuSO4 में जब पांच वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, तो ये 5 जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ही ये इसको एक ब्लू कलर का प्रेजेंस है। क्लियर हो गई ये बात? तो इस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, सो इट इज अ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्ट। जब भी वाटर आएगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट, और वो जो वाटर है वो होगा हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है यहाँ पे? वेरी गुड। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलता है? हमारे पास एक जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम सॉल्ट है, उसमें क्या होता है, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कितने वाटर है? 2 वाटर। 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस सॉल्ट में होता है, दैट इज CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। इसमें 5 था ना, 5 था तो ये ब्लू कलर का था। ठीक है, इसमें इसमें कितने हैं? 2 है। तो इस पर्टिकुलर कैल्शियम सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट ही है, बट इसमें 2 है, उसमें 5 था। अब इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। वी हीट इट, ओके, एट 373 केल्विन। और हीट करने से ऑब्वियसली इसके जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो लूज करेंगे। जैसे ये 2 मॉलिक्यूल वाटर लूज करते हैं, ये बनते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज CaSO4, और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचता है। ये जब स्टेज होती है तो इसको हम बोलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने CaSO4 लिया जिसमें 2H2O था, दैट इज माय जिप्सम। ओके, इस जिप्सम को मैंने हीट किया, और 2 के जगह क्या बचा रहा? सिर्फ आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज CaSO4 इंटू हाफ H2। क्लियर? प्लस प्लस बाकी जितना H2O है वो निकल गया। ठीक है ना? और हमें मिला हमारा एक अलग कंपाउंड विच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? अब क्या करते हैं हम? अब क्या करते हैं, अगर हमें दोबारा जिप्सम चाहिए होता है तो हम सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा और उतना वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, और हमें वापस से जिप्सम मिल जाता है। क्लियर? क्लियर? अब ये जिप्सम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इन आवर सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड सीमेंट प्लांट्स। ठीक है, अब यूजेस देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। कहाँ कहाँ यूजेस है? It is employed by medical professional to create casts for maintaining fracture bones in the correct position। तो ये कास्ट बनाने के काम में आता है। जब हमारे बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो हार्ट स्ट्रक्चर का कास्ट बनता है ना, तो दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, in the realms of creativity, plaster of paris is used in for crafting toys, decorative items, achieving smooth surfaces। तो जो भी हमारे वॉल्स में या कार्विंग्स वगैरह यूज होता है वॉल में, या डेकोरेटिव कुछ सामान बनता है, दैट इज मेड आउट ऑफ योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो बहुत जल्दी हार्डन हो जाता है। ओके, so this is all about the salt, and this is all about the acid base also. The acid and base is giving you salt, and we have seen numerous uses and benefits and
you know things which is related to salt. I hope this chapter is very clear to all of you. And next topic we will be doing, and a very interesting, another chemical topic from another chapter of class 10th. Till then, thank you so much.